आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो संगीत, सिनेमा और इतिहास के बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है। एक ऐसी आवाज की कहानी जिसने जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप को अपना दीवाना बना लिया था। हम बात कर रहे हैं मल्लिका तरन्नुम, नूर जहां की। और ये सिर्फ एक फिल्मी सितारे की कहानी नहीं है। इससे हमें उस जमाने के समाज, कला और राजनीति की भी एक झलक मिलती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे देश का इतिहास लोगों की अपनी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नूर जहां के ब्रिटिश भारत में एक असाधारण सितारे के रूप में उभरने की कहानी बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि पंजाब के कसूर की एक छोटी सी लड़की अल्लाह रखी वसियई आखिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टार कैसे बनी। और फिर 1947 में जब वो अपने करियर के शिखर पर थी तो उन्होंने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, और ये फैसला आज भी एक बहस का मुद्दा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 21 सितंबर 1926 को पंजाब के कसूर शहर में। एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अल्लाह रखी वसई। उनका परिवार पेशेवर संगीतकारों का था, संगीत उनके खून में था। उनके लिए गाना बजाना सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, जीने का जरिया था। हाँ, और उस परिवार में 11 बच्चे थे। उनके माता पिता मदद अली और फतेह बीबी वो अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिटिश भारत की उभरती मनोरंजन इंडस्ट्री में एक सदी हुई आवाज की क्या ताकत हो सकती है। तो ये सिर्फ कला नहीं थी, ये एक तरह का एक बिजनेस भी था। और उन्होंने अपनी बेटी की आवाज में वो ताकत बहुत जल्दी पहचान ली। कहते हैं कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनकी आवाज में कुछ ऐसा खास था कि उनके माता पिता उन्हें संगीत की तालीम के लिए लेजेंडरी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पास ले गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। यहीं पर उनकी वो नींव पड़े जिसने उन्हें बाकियों से अलग बनाया। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बहुत गहरी तालीम मिली। सोचिए, एक तरफ ध्रुपद का अनुशासन यानी सुरों पर एकदम मजबूत पकड़, दूसरी तरफ ख्याल की रचनात्मकता सुरों के साथ खेलने की आज़ादी, और सबसे जरूरी ठुमरी की भावना यानी अपनी आवाज से जज्बात को बयां करने की कला। ये तीनों चीजें मिलकर उनकी गायकी की बुनियाद बनी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। तो कलकत्ता में एक बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत तो अच्छी हुई। पिंटी कुड़ी और हीर सियाल जैसी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो बड़ा ब्रेक अभी भी दूर था। कहते हैं कि उनकी किस्मत का सितारा तो लाहौर में चमका। ऐसा क्या हुआ था वहां? लाहौर उस वक्त पंजाबी सिनेमा का गढ़ बनता जा रहा था। वहां उनकी मुलाकात हुई संगीत निर्देशक गुलाम हैदर से। हैदर साहब जौहरी थे। उन्होंने हीरे को पहचान लिया। उन्होंने सिर्फ एक प्रतिभाशाली बच्ची को नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसी आवाज को देखा जो एक पूरे दौर को अपनी पहचान दे सकते थे। उन्होंने ही अल्लाह रखी वसई को एक नया नाम दिया, नूर जहां, यानी दुनिया की रोशनी। ये नाम एक भविष्यवाणी भी थी और एक जबरदस्त मार्केटिंग भी। और ये नाम चल गया। गुलाम हैदर ने उन्हें खानदान फिल्म में 1942 में युवा प्राण के साथ कास्ट किया और वो फिल्म जबरदस्त हिट हुई। यहीं से वो हमेशा के लिए नूर जहां बन गई। बिल्कुल, और फिर वो बॉम्बे आ गई। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1945 तक तो नूर जहां एक सनसनी बन चुकी थी, है ना? सुनने में आता है कि उस एक साल में उनकी 3 फिल्में टॉप पर थीं। बड़ी माँ, जीनत और गांव की गोरी। क्या उस जमाने में ऐसा होना आम बात थी? क्या एक ही स्टार का इंडस्ट्री पर इतना दबदबा होता था? नहीं, बिल्कुल आम नहीं था। उस दौर में स्टूडियो सिस्टम का राज था। स्टार्स से ज्यादा स्टूडियो का नाम चलता था। एक्टर्स जो थे वो स्टूडियो के मुलाजिम होते थे। लेकिन नूर जहां ने उस सिस्टम को तोड़ दिया। वो अपने आप में एक ब्रांड बन गई थी। निर्माता उनकी एक झलक के लिए उनके साथ एक फिल्म साइन करने के लिए लाइन लगाते थे। वो पहली भारतीय अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए, जो उस जमाने में एक ख्वाब जैसी रकम थी। कमाल है। तो ऐसा क्या जादू था उनमें? सिर्फ आवाज या कुछ और भी था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी जो एक्टिंग करती थी, या एक एक्ट्रेस नहीं थी जो गा लेती थी। वो एक मुकम्मल अदाकारा थी, एक कंप्लीट पैकेज थी। उनकी आवाज में एक वजन था, एक ठहराव था जो उस दौर की दूसरी पतली और मीठी आवाजों से बिल्कुल अलग था। जब वो दर्द का गाना गाती थी तो सुनने वाले को सच में महसूस होता था। वो बनावटी नहीं लगता था, और पर्दे पर उनकी मौजूदगी वो हर किरदार में जान डाल देती थी।
फिर आती है 1946 की अनमोल घड़ी, नौशाद के संगीत के साथ। आज भी लोग उसके गाने सुनते हैं, आवाज दे कहाँ हैं, जवां है मोहब्बत। क्या खास था उस फिल्म के संगीत में जिसने उसे इतना यादगार बना दिया? क्या हम कह सकते हैं कि वो नूरजहां की गायकी का शिखर था? बिल्कुल कह सकते हैं। अनमोल घड़ी उनके भारतीय करियर का कोहिनूर है। नौशाद साहब ने उनकी आवाज की रेंज और गहराई का पूरा इस्तेमाल किया है। उस फिल्म के गानों में उनकी आवाज की बारीकियां और इमोशनल डेप्थ साफ झलकती हैं। वो फिल्म उनकी कला का एक बेहतरीन नमूना है। और 1947 तक मिर्जा साहिबान और दिलीप कुमार के साथ जुगनू जैसी फिल्मों ने तो उन्हें इंडस्ट्री की रानी बना दिया। सुरैया के साथ वो उस वक्त की सबसे बड़ी स्टार थी। मुझे ये बात आज भी हैरान करती है, सिर्फ 21 साल की उम्र में वो उस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत थी, जो उनके जन्म के वक्त ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी। यही तो उनकी असाधारण कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसने एक ऐसे दौर में शुरुआत की जब सिनेमा खुद अपनी पहचान बना रहा था, और 21 साल की उम्र तक वो उस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सब कुछ उनके कदमों में था। और इसी बुलंदी के बीच उन्होंने निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कोई घरेलू मसला नहीं था, बल्कि खुद इतिहास उनका इम्तिहान लेने वाला था। साल था 1947। ब्रिटिश भारत का बंटवारा हो रहा था। भारत और पाकिस्तान दो देश बन रहे थे। हर तरफ दंगे और हिंसा का माहौल था। लाखों लोग अपना घर बार, अपनी जमीनें छोड़कर एक अनजाने मुस्तकबिल की तरफ जा रहे थे। ट्रेनें लाशों से भरकर सरहद पार कर रही थीं। ये एक बहुत ही भयानक दौर था। ऐसे माहौल में नूरजहां, जो अपने करियर के शिखर पर थीं, जिनके पास फिल्मों की लाइन लगी थी, जो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी, वो एक फैसला लेती हैं। वो अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान जाने का फैसला करती हैं। ये फैसला आज भी समझ से परे लगता है। कोई अपना बनाया हुआ साम्राज्य ऐसे कैसे छोड़ सकता है? और यही सवाल उस वक्त बॉम्बे में हर कोई पूछ रहा था। इस खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। जिन निर्माताओं के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, वे परेशान हो गए। प्रशंसकों को लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी कलाकार जो अपनी कला से मजहबी सीमाओं से ऊपर उठ चुकी थी, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख हर कोई प्यार करता था, अब वो एक मजहबी पहचान वाले नए देश के साथ अपना नाम जोड़ रही थी। तो शौकत हुसैन रिजवी ने ये फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई वैचारिक कारण था या कुछ और? वजह थोड़ी पेचीदा थी। कुछ हद तक पाकिस्तान आंदोलन में यकीन था, लेकिन एक बड़ी वजह व्यावसायिक महत्वाकांक्षा भी थी। शौकत हुसैन रिजवी को लगा कि बॉम्बे में वो कई बड़े नामों में से एक हैं, लेकिन पाकिस्तान की नई नई फिल्म इंडस्ट्री में वो सबसे बड़े नाम बन सकते हैं। वहाँ वो किंग होंगे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। वो एशिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर एक ऐसे देश के अनिश्चित भविष्य में जा रही थीं, जहां ठीक से बिजली तक का इंतजाम नहीं था। फिल्म स्टूडियो तो बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल, इसीलिए ये फैसला इतना विवादास्पद है। कुछ लोग इसे अपने पति और अपने धर्म के प्रति वफादारी के तौर पर देखते हैं। दूसरे इसे करियर के लिहाज से एक खुदकुशी मानते हैं, एक भयानक गलती। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या नूरजहां सच में जाना चाहती थीं, या वो सिर्फ अपने पति का साथ दे रही थीं? क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा था कि वो क्या कुछ पीछे छोड़कर जा रही हैं? सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने उस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया जिसने उन्हें बनाया था और जिसे बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। और भारत के लिए उनका जाना सिर्फ एक स्टार का जाना नहीं था। वो बंटवारे का एक जिंदा जागता प्रतीक बन गई। प्रतिभा का बंटवारा, कला का बंटवारा, एक सांस्कृतिक क्षति का प्रतीक। भारत में उनकी याद उनके शिखर पर ही जम गई। वो खूबसूरत नौजवान औरत जिसकी आवाज अविस्मरणीय थी, जो चली गई और फिर कभी उस तरह वापस नहीं आई। उनकी कहानी यहीं पर एक तरह से रुक गई। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पाकिस्तान में उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ इंटरवल था। पाकिस्तान में उनकी कहानी का एक दूसरा और शायद पहले से भी ज्यादा शानदार अध्याय शुरू हुआ। लेकिन वो शोहरत अपने साथ व्यक्तिगत उथल-पुथल, तलाक, नए रिश्ते और ढेर सारे विवाद भी लेकर आई। एक ऐसा अध्याय जिसके सामने उनका भारतीय करियर बहुत शांत और मासूम नजर आएगा।
तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने एक युवा लड़की के संगीत की दुनिया में उभरने, एक सुपरस्टार बनने और फिर इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर एक चौंकाने वाला फैसला लेने की कहानी को समझा। ये कला और इतिहास, व्यक्तिगत पसंद और राजनीतिक नियति की कहानी है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कलाकार अपनी कहानी खुद लिखते हैं, अपनी किस्मत के मालिक होते हैं। लेकिन नूरजहां की कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या बड़े से बड़े सितारे भी अपने समय की ऐतिहासिक लहरों के आगे मजबूर होते हैं? क्या उन्हें भी उन धाराओं से गुजरना पड़ता है जिन्हें उन्होंने खुद नहीं बनाया? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।